हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेईई मेन क्रैश कोर्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा था, यानी हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो खत्म हो गया था। तो इनफैक्ट अब हमने मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एक्चुअली 1/3 पार्ट होता है हमारा जेईई के टॉपिक्स के लिए, और वो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कैलकुलस का पूरा पार्ट। एंड आई होप आपको वो पूरे का पूरा जो कैलकुलस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके पीवाईक्यूज भी आपने कर लिए होंगे। तो अब आपके कैलकुलस के क्वेश्चंस जेईई मेन में हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसा मैंने समझाया है वो चीजें आपने कैलकुलस के क्वेश्चंस को करते हुए लगानी है अपने पेपर के दौरान। इज दैट ओके? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट ऐसे दो चैप्टर्स जिनका हर चैप्टर में यूज हो सकता है, जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन शायद कम आए, बट ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली वो हर चैप्टर में काफी यूज होते हैं। तो चलिए हम अपने वो दोनों चैप्टर्स करते हैं आज, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में वो? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, स्टेटमेंट 1 दी हुई है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिस इज इक्वल टू 0, एंड स्टेटमेंट 2 में वो कहता है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। फिर यहां से हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां पे लाया करते हैं? एक सर्कल के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये आ गया A, ये आ गया हमारे पास B, फिर ये आ गया हमारे पास C, और ये आ गया D। यानी अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल बनाए तो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा सा बनता है। इज दैट ओके? और इसके अपोजिट एंगल्स का सम, स्टेटमेंट 2 में वो कह रहे हैं कि अगर हम एंगल A प्लस एंगल C लिखें तो ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा, एंड एंगल B प्लस एंगल D लिखें तो ये भी 180 डिग्री आएगा। तो आई थिंक स्टेटमेंट 2 तो आप सबको नजर आ रही है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये तो सीधा रिजल्ट ही होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं? अब इसकी हेल्प से हमने स्टेटमेंट 1 चेक करनी है। स्टेटमेंट 1 में वो कहता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D 0 होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो cos A लिखा हुआ है, प्लस cos B लिखा हुआ है, प्लस cos C लिखा हुआ है, और क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमने अभी सेकंड स्टेटमेंट में जो चेक किया है, जो देखा है, उसका हेल्प करके हम लोग एंगल C को लिख सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस A, एंड सिमिलरली जो D है वो भी हम यहां से लिख सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस B। और जैसा आप सभी जानते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये क्या आएगा? माइनस cos A, यानी cos A माइनस cos A गेट्स कैंसल्ड, एंड सिमिलरली आएगा माइनस cos B, तो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 0। यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। और अब सवाल उठता है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जी हां, बिल्कुल। जो हमने स्टेटमेंट 2 में प्रूव किया उसी की हेल्प से हमने स्टेटमेंट 1 को किया है। इज दैट ओके? ऑफ कोर्स यहां पे बेसिक रिजल्ट हमने यूज किए हैं, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा एंड सो ऑन, बट वो बहुत बेसिक चीज है। तो इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। गॉट इट? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin ऑफ cot इनवर्स √5। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाए? देखो बड़ी सीधी सी बात है, कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वगैरह लग नहीं रहे, कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आए कि कोई आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है, कोई स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारा एक ही मेथड है जो काम करेगा, एंड दैट इज कन्वर्ट इट टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए, अब क्योंकि cot इनवर्स ऑफ √5 कोई ना कोई एंगल ही होगा, तो इसलिए लेट्स पुट cot इनवर्स ऑफ √5
इज इक्वल टू से थीटा। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं भाई कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, √5। और अगर ये थीटा है तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। और अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि कॉट थीटा हमें पता है, तो साइन थीटा हम लोग बड़ी इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है थीटा और कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यूजिंग पाइथागोरस हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 6 का रूट दैट इज √6। यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1/√6। यानी इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/√6। तो अब ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होके बन गई cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√6। यानी अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन ये कोई ना कोई एंगल ही है हमारे पास, तो इसलिए अब कोई आइडेंटिटी फिर से नहीं लग रही है। तो लेट्स पुट tan इनवर्स ऑफ 1/√6 इज इक्वल टू से फाई। यानी tan फाई आ गया बेटा हमारे पास 1/√6। और अगर ये फाई है तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, cos फाई की। अगेन यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग cos फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल फाई है तो tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां से अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं तो यहां से हमें दिख रहा है भाई पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 1 + 6 दैट इज √7। तो cos फाई की वैल्यू आ गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी √6 अपॉन √7, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पास है ऑप्शन ए। इज दैट ओके? तो जब भी ऐसी चीज आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो और जहां पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे ना बढ़ पाए, तो उसको करने का तरीका है कन्वर्ट टू ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट ओके? तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है, जरा पढ़े। अब ऑफ कोर्स पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 2 में वो कहता है साइन ऑफ a + b माइनस साइन ऑफ a - b इक्वल टू साइन b। अब बोलो होता ही है, आइडेंटिटी सबको रटी हुई है। साइन ऑफ a + b क्या होता है हमारे पास, साइन a cos b प्लस cos a sin b। एंड ऑफ कोर्स साइन ऑफ a - b हम सबको पता है क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। और ये दोनों हो रही है माइनस, तो यहां अगर माइनस आया ये प्लस बन गया, तो ध्यान से देखो ये कटम कटाई हुई, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 cos a sin b के इक्वल। और वो क्या कह रहा है, किसके इक्वल है वो, sin b के। इसका मतलब इतनी चीज पढ़ते ही हमें पता लग गई कि स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इज दैट ओके? वैसे अगर आप चाहो तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये आपको आइडेंटिटी आती है। तो जैसे स्टेटमेंट 2 आया कि फॉल्स हो गया है, यानी हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। अब हमें स्टेटमेंट 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट ओके? बट हां, अगर आप चेक करना चाहो तो आप इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हो। अब क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गई है, तो इसको चेक करने के लिए हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो जैसा हमने अभी भी इवेल्युएट किया, ये हो जाता है हमारे पास 2 cos a sin b अपॉन ऑफ cos ऑफ a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये होता है हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये आ जाएगा 2 cos a cos b, और यहां से 2 cos a हुआ कैंसिल, तो sin b अपॉन cos b इज tan b। यानी स्टेटमेंट 1 हम लोगों को दिख रही है कि ये है करेक्ट, अगर चेक करनी हो तो। वैसे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमारा आंसर आ चुका है, और जब आंसर आ गया है तो ऑफकोर्स हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया है। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता हूं इसमें, इफ s इज इक्वल टू दिस सीरीज टू इंफिनिटी देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब ये आ गई एक सीरीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली सिर्फ एक ही सीरीज हमें ऐड करनी आती है, और वो है tan इनवर्स वाली। जब भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाली सीरीज आती है,
वो हमें ऐड करनी आती है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि वो भी हमें आती है अप टू n, तो इसलिए हम इन सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके और अप टू n जो है n टर्म्स हम उसकी सम निकाल लेते हैं। फिर ऑफ कोर्स n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वहां से हम लोग कर लेंगे आगे। तो सबसे पहले हम हर एक टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मुझे दिख रहा है सीधा तो sin इनवर्स से tan इनवर्स पे जा नहीं सकते, बट इतना दिख रहा है sin इनवर्स 1/√2 इज नथिंग बट π/4। तो चाहो तो आप इसको π/4 लिख लो या फिर ऑफ कोर्स इसको tan इनवर्स 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब अगर हम बात करें इसकी, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इसको हमने पुट किया है थीटा, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर दैट इज √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √6। पाइथागोरस लगा के अब हम ये वाली चीज निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 माइनस 2√2 और इसका क्या आ जाएगा फर्दर स्क्वायर रूट। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो बन गया √6 - 3 इज 3 + 2√2। इतनी गंदी सी वैल्यू आई। बट अगर आप ध्यान से देखें ये बड़े वाला जो स्क्वायर रूट है ये हट रहा है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास √2 + 1 का होल स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर चला गया तो यहां से ये क्या आ गया मेरे पास √2 + 1, यानी ये जो बेस है ये बन गया √2 + 1। और अब अगर मैं जो tan पे जाना है तो tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा इज √2 - 1 ओवर √2 + 1, यानी थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 ओवर √2 + 1। इज दैट ओके? सिंपल सी चीज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब अगेन ये है साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको पुट कर लिया अब की बार से फाइ। तो यहां से हमें दिख रहा है कि अगर ये फाइ है तो साइन फाइ की वैल्यू आ गई ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस निकालना है तो अगेन हमने पाइथागोरस लगाई, तो दिस इज √12 का स्क्वायर इज दिस माइनस इसका स्क्वायर किया तो 3 + 2 दैट इज 5। यही आ रहा है आई थिंक, देखना जरा एक बार भाई। इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 2 दैट इज 5 माइनस 2√6। तो यहां से हमें दिख रहा है ये बन गया √12 - 5 7 + 2√6, और अगेन गंदा सा रूट आया और 7 + 2√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √6 + 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां से ये जो बेस है ये आ गया मेरे पास √6 + 1, यानी tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा आ गया यहां से हमारे पास tan इनवर्स ऑफ √3 - √2 ओवर √6 + 1। इज दैट ओके? सिमिलरली अब हम इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये tan में कैसे कन्वर्ट होएगा अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये बन गया बिल्कुल ऐसे ही, जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √4 - √3 अपॉन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा √12 + 1 एंड सो ऑन। फिलहाल के लिए जैसा मैंने कहा था अप टू n टर्म्स हम इसको कर लेते हैं। इज दैट ओके? अब हर एक टर्म को हमें पता है, यहां भाई जब ऐसी सीरीज आ जाती है तो हमें हैंडल करना आता है कि हम हर एक टर्म को लिखते हैं tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स। इसको भी लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स। उसके लिए एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं कि tan इनवर्स ऑफ क्या होती है हमारे पास x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, विच इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 + x इंटू y। तो राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो हर एक टर्म लिखी हुई है, तो मुझे उसको ऐसे लिखना है। तो पहली टर्म तो अगर आप ध्यान से देखो tan इनवर्स 1 ही है, अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो tan इनवर्स 1 ही छोड़ सकता हूं। सेकेंड टर्म को अगर आप ध्यान से देखो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखी हुई है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर दिस इज 1 + x इंटू y, ऐसे लिख ले। तो दिस इज नथिंग बट आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को जब लिखना है तो ये भी लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 + √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, यानी 1 + x इंटू y।
यानी अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। सिमिलरली यहां पे लिखा है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस, अब √12 को हम क्या लिख लेंगे, √4 इंटू √3, यानी ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स ऑफ √4 माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। और ऐसे चलते चलते अगर मैं nth टर्म तक जाऊं तो ध्यान से देखो, इस पैटर्न से हम लोग nth टर्म बड़ी इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हमने लिखा ये, सेकंड टर्म को हमने लिखा ये, थर्ड टर्म को हमने लिखा ये, फोर्थ टर्म को हमने लिखा ये। तो अगर मैं nth टर्म को लिखूं तो इस पैटर्न से क्या आप बता सकते हो, क्या आएगा मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ √n माइनस tan इनवर्स ऑफ √n माइनस 1। भाई सेकंड टर्म में यहां पे क्या है, tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स 1। थर्ड टर्म में ये क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। फोर्थ टर्म में क्या है, tan इनवर्स √4 माइनस tan इनवर्स √3। फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स √4। टेंथ टर्म में क्या आएगा, tan इनवर्स √10 माइनस tan इनवर्स √9। तो nth टर्म में क्या आ गया, tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स ऑफ √n माइनस 1। अब मुझे ये सारी सीरीज ऐड करनी है, मतलब ये सारी टर्म्स ऐड करनी है अप टू n टर्म्स। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, देखो ये टेलीस्कोपिक सम बन गया और ऐसे के ऐसे सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, ये भी अपने ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये आ गया tan इनवर्स ऑफ √n, यानी इस सीरीज का आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ √n। तो क्योंकि मुझे n को इंफिनिटी पे लेके जाना था तो मैं s को यहां पे कह सकता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ √n। भाई ये बहुत बार हम लोग करते हैं, किसी सीरीज का सम हमें n टर्म्स तक आता है और हमें अगर इंफिनिटी तक जाना हो तो हम n तक करेंगे और फिर उसकी लिमिट ले लेंगे एज n अप्रोचेस इंफिनिटी। ये बहुत जगह पे चीज यूज होती है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डन। अब यहां से हमें दिख रहा है कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी tan इनवर्स के अंदर जब इनपुट इंफिनिटी जाएगी तो आउटपुट जो है वो ध्यान से देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, π/2, यानी s इज π/2। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है 18s/π की, तो यानी 18/π इंटू s यानी के π/2। तो यहां से दिख रहा है भाई 2 9 जा, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 9 और हमारा क्वेश्चन यहां पे हो गया खत्म। इज दैट ओके, क्लियर? तो इस तरह से जैसा मैंने कहा बहुत बार हम ऐसी सीरीज को ऐड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स आया, हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स में। कई बार वो ऐसे ही cot इनवर्स प्लस cot इनवर्स प्लस cot इनवर्स देगा, उनको भी कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में। कई बार वो cosecant इनवर्स प्लस cosecant इनवर्स प्लस cosecant इनवर्स देगा, तो भी हम उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, tan इनवर्स में, और वहां से हम अपने क्वेश्चन को ऐसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट ओके? तो समझ आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज को हमने कैसे ऐड करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे सम ऑफ द सीरीज, अब एक सीरीज आ गई है इस बार इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका सम कैसे किया जाए? देखो कोई एज सच आइडेंटिटी सीधी लग नहीं रही है, कुछ बच्चों को नजर आ रहा है कि सर ये 2 sin a sin b वाली चीज है, बट अगर मैं डिनोमिनेटर को ब्रेक भी कर लूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो उस आइडेंटिटी से कोई फायदा नहीं होगा। आपने ट्राई करना, आप कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, आइडेंटिटी वगैरह लग नहीं रही सीधी। अब जब आइडेंटिटी नहीं लगती, मैथ्स में सीधा मेथड नहीं लगता, तो हमारा एक ही मेथड काम करता है और वो है ऑब्जर्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री के 99% क्वेश्चंस टूटते हैं एंगल से। तो आप एंगल्स को ध्यान से देखो और एंगल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहां आ रहे हैं 2 डिग्री 4 डिग्री, यहां आ रहा है 4 डिग्री 6 डिग्री, 6 डिग्री 8 डिग्री, 88 डिग्री 90 डिग्री। कुछ खासियत ऑब्जर्व हो रही है? कोई भी जो डिनोमिनेटर में 2 एंगल्स हैं, ध्यान से देखो, उनका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहे हैं, 2 डिग्री। और ऑप्शंस में भी अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज cos 2 डिग्री अपॉन sin 2 डिग्री, यानी डिनोमिनेटर में sin 2 डिग्री, sin 2 डिग्री अपॉन cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 2 डिग्री। देखो वो 2 डिग्री आ रहा है, समझ आ रहा है? तो हम इसी का फायदा उठाते हैं। अब इसका फायदा उठाने के लिए काम करते हैं भाई, हम इस पूरी सीरीज को sin 2 डिग्री से डिवाइड
और साइन 2 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री अपॉन साइन 4 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री अपॉन साइन 6 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्रीज एंड प्लस सो ऑन, चलते चलते लास्ट में आ जाएगा साइन 2 डिग्री अपॉन साइन 88 डिग्रीज इंटू साइन 90 डिग्रीज, और ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम इसका फायदा कैसे उठाएं। न्यूमरेटर में जो पहली टर्म में ऊपर साइन 2 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूं जानबूझ के 4 डिग्रीज माइनस 2 डिग्रीज, ताकि ऊपर बन जाए साइन ऑफ ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी अपने को आता है, तो मैं वो आइडेंटिटी लगा देता हूं, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड ऑफ कोर्स अपॉन में साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री, तो मैं इसको लिख लेता हूं साइन 2 डिग्रीज इंटू साइन 4 डिग्रीज, और यहां भी साइन 2 डिग्रीज इंटू साइन 4 डिग्रीज प्लस, अब जो यहां पे सेकंड टर्म में जो साइन 2 डिग्रीज है, मैं यहां पे 2 डिग्रीज को क्या लिख लेता हूं 6 डिग्रीज माइनस 4 डिग्रीज। तो अब यहां भी मैं फिर से साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाता हूं, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा साइन 4 डिग्रीज इंटू साइन 6 डिग्रीज, एंड ऑफ कोर्स यहां भी साइन 4 डिग्रीज इंटू साइन 6 डिग्रीज प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में फिर से ऊपर 2 डिग्रीज है, तो मैं उस 2 डिग्रीज को क्या लिख लेता हूं इस बार 8 डिग्रीज माइनस 6 डिग्रीज, और यहां से हमारे पास ये अगेन आइडेंटिटी लगाई, तो साइन 8 डिग्रीज कॉस 6 डिग्रीज माइनस कॉस 8 डिग्रीज इंटू साइन 6 डिग्रीज, और दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया साइन 6 डिग्रीज इंटू साइन 8 डिग्रीज, और यहां भी आ जाएगा साइन 6 डिग्रीज इंटू साइन 8 डिग्रीज, और यहां से प्लस। अब हम इसको ऐड करते हुए चलते हैं, और लास्ट में ये जो 2 डिग्रीज है इसको भी हमने लिख लिया 90 डिग्रीज माइनस 88 डिग्रीज, एंड अगेन अप्लाइंग द आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्रीज इंटू कॉस 88 डिग्रीज माइनस कॉस 90 डिग्रीज इंटू साइन 88 डिग्रीज अपॉन साइन 88 डिग्रीज इंटू साइन 90 डिग्रीज, एंड यहां भी साइन 88 डिग्रीज इंटू साइन 90 डिग्रीज। समझ आई ये वाली चीज। अब देखो आपको काफी फायदा मिला। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो 1 ओवर साइन 2 डिग्री, ये तो बाहर है ही है, इंटू, अब ध्यान से देखो ये जो पहली टर्म जो हमने ब्रेक करके लिखी थी इसको ऑब्जर्व करो, साइन 4 डिग्री कैंसिल हो गया तो क्या बन गया कॉस 2 डिग्रीज अपॉन साइन 2 डिग्रीज विच इज कॉट 2 डिग्रीज माइनस, यहां पे साइन 2 डिग्रीज कैंसिल हो गया तो क्या बन गया कॉट 4 डिग्रीज प्लस। सेकेंड टर्म को ध्यान से देखो, ये हुआ कैंसिल तो ये क्या बन गया कॉट 4 डिग्रीज माइनस, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये कैंसिल हुआ तो क्या बन गया कॉट 6 डिग्रीज प्लस। थर्ड टर्म में ध्यान से देखो ये हुआ कैंसिल तो क्या आ गया कॉट 6 डिग्रीज माइनस, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये वाली टर्म कैंसिल हुई तो क्या आ गया कॉट 8 डिग्रीज, और ऐसे चलते चलते लास्ट में जब हमने इसको किया तो ये हुआ कैंसिल तो क्या आ गया कॉट 88 डिग्रीज माइनस, यहां से अगर आप ध्यान से देखो दिस इज कॉट 90 डिग्रीज। अब देखो अगेन जैसे ही पिछले क्वेश्चन में बना था, यहां भी क्या बन गया मेरे पास एक टेलीस्कोपिक सम, नजर आ रहा है? तो ये टेलीस्कोपिक सम बना, तो इसमें इस बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी इन दोनों में से ये वाली टर्म अपने ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आ गया बेटा मेरे पास 1 अपॉन साइन 2 डिग्रीज इंटू ऑफकोर्स कॉट 2 डिग्रीज माइनस कॉट 90 डिग्रीज, जो कि क्या होता है 0। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2 डिग्रीज इंटू कॉट 2 डिग्रीज को हम लिख लेते हैं कॉस 2 डिग्रीज अपॉन साइन 2 डिग्रीज, तो यहां से दिख रहा है आंसर आ गया कॉस 2 डिग्रीज अपॉन साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज, यानी आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। और यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो हुआ खत्म। समझ आया?
इनफैक्ट ये ऐसी सीरीज का सम भी काफी पूछा जाता है। अब कई बार वो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस दे देगा, 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस दे देगा। करने का तरीका यही है, जब भी ऐसे डिफरेंस आपको नजर आए बेटा, तो आपने चाहे नीचे साइन इंटू साइन है, चाहे साइन इंटू कॉस है, चाहे कॉस इंटू कॉस है, आपने हमेशा साइन ऑफ इन दोनों का जो डिफरेंस है, साइन ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और अपना क्वेश्चन करना है। चाहे 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस है, चाहे 1 अपॉन साइन इंटू साइन है, चाहे 1 अपॉन साइन इंटू कॉस है, हमेशा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड पूरी सीरीज को करना है साइन ऑफ इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस से। तो आपका क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा, और टेलीस्कोपिक सीरीज में ऐसे कटम कटाई होगी तो आपका क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इज दैट ओके? तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वो कहता है फॉर x इज इक्वल टू 33/34 कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? अगर आप ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज यहां पे लिखी हुई है। अब अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो तो रूट के अंदर लिखा हुआ है 3 कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज आए तो हम लोग एक्स को क्या पुट करते हैं? साइन थीटा, और वहीं से ये चीज सिंप्लीफाई होती है। तो जैसे ही मैंने एक्स को साइन थीटा पुट किया, तो क्या बना? ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज साइन थीटा प्लस ये बन गया √3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड विच इज ऑफ कॉस कॉस थीटा होल अपॉन में 2। अब वैसे कई कहेंगे कि सर आपने बोला था प्लस माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट क्योंकि हमने x को साइन थीटा पुट किया है, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बात कर रहे हैं, यानी थीटा इज डेफिनेटली बिटवीन -π/2 टू π/2। इसके आगे पीछे और कहीं नहीं हो सकता, इसी के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है। और अगर थीटा यहां पे है, यानी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये ध्यान से, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं हर जगह बता नहीं रहा हूं, शायद कहीं जगह सीधा लिख रहा हूं, बट आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इनफैक्ट आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि सर आपने ये चीज नहीं बताई, या पूछनी चाहिए अगर नहीं समझ आई तो। रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर को हम हमेशा मॉड अल्फा ही लिखेंगे, बट ये हर बार जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं ध्यान रख रहा हूं इस चीज का। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, ये सिंप्लीफाई हो गया कैसे? कॉस इनवर्स ऑफ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं एक तरह से √3/2 इंटू कॉस थीटा, प्लस ये आ गया बेटा मेरे पास 1/2 इंटू साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो ब्रैकेट में हमने बनाना है कॉस ऑफ सम एंगल, और कॉस ऑफ सम एंगल बनाने के लिए मैं इस √3/2 को क्या पुट कर लेता हूं? कॉस π/6 इंटू ऑफ कॉस कॉस थीटा, एंड प्लस इस हाफ को मैं लिख लेता हूं साइन π/6 इंटू ऑफ कॉस साइन थीटा। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। वैसे क्योंकि आप इसको कॉस ए कॉस बी लेके लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6 एज वेल एज कॉस ऑफ π/6 माइनस थीटा। अब यहां पे एक तरह से मेरे पास आ गया, अगर आप ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी जैसी चीज। और ये हम सबको पता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड टी कहां पे हो? 0 से लेके और पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। आपने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स टी आए तो हम हमेशा टी लिख पाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी आ गया तो उसको हम टी तभी लिख पाएंगे जब ये टी कहां पे होगा? कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। सिमिलरली साइन के लिए भी 2 आइडेंटिटी होती है, टैन के लिए भी, कॉट के लिए भी, सीकेंट के लिए भी और कॉसिकेंट के लिए। बट सब में होता यही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टी आए तो उसको टी लिख पाएंगे प्रोवाइडेड टी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। टैन इनवर्स ऑफ टैन टी आए तो उसको हम टी लिख सकते हैं प्रोवाइडेड टी टैन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए। हां, बट अगर टैन ऑफ टैन इनवर्स टी आ गया, उसको आप बिना सोचे समझे टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
साइन ऑफ साइन इनवर्स टी आ गया, उसको भी टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे गड़बड़ नहीं होने वाली। इज दैट ओके? तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। अब देखो ध्यान से, थीटा के बाउंड्स हमें पता है, बट ये तो हमने वैसे ही लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू तो पता ही है, यानी x है 33/34, यानी एक तरह से साइन थीटा की वैल्यू है 33/34। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 33/34 है तो हम यहां से थीटा के और भी बेटर बाउंड्स लिख सकते हैं। कैसे? देखो 33/34 इज वेरी मच क्लोज टू 1, दिख रहा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 के बिल्कुल नजदीक है। तो अगर 1 के नजदीक है तो हम यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन हम थीटा को लिख सकते हैं कि डेफिनेटली π/2 से तो छोटा है ये, एंड इनफैक्ट वी कैन से कि π/3 से बड़ा है। बोलो, लिख सकते हैं, यानी इससे बेटर बाउंड हमने लिख लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू पता थी। ये बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चंस में ये वाली चीज आती है और हमें बहुत जगह पे बेटर बाउंड्स लिखने चाहिए क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करनी है। तो जितने बेटर बाउंड्स हम लोग लिखेंगे तो ठीक है। हालांकि इसको -π/2 से π/2 भी लिखते, बट उससे फिर इस एंगल को देखने में दिक्कत होती कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। इसलिए जब भी हमें ऐसे x की वैल्यू यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से और बेटर बाउंड हमें लिखने चाहिए। अब थीटा अगर यहां पे है तो ध्यान से देखो, मैं माइनस थीटा की बात कर सकता हूं, वो आ जाएगा -π/2 से -π/3। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई और फिर मैंने उसको ठीक करके लिख दिया। ये बहुत जगह हमने किया हुआ है तो आपको पता होगा। फिर मैंने π/6 ऐड कर दिया, तो जब इसमें π/6 ऐड किया तो ये क्या आ गया, -π/3 लेस देन π/6 माइनस थीटा, और यहां पे जब मैंने π/6 ऐड किया तो ये क्या आ गया, -π/6। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, ये तो नेगेटिव है। बट हां, अगर मैं यहां पे कह दूं थीटा -π/6 तो ये डेफिनेटली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके मैंने ठीक करके लिखा तो ये क्या आ गया, π/3 से π। यानी ये जो एंगल है ये डेफिनेटली कहां पे आ रहा है, कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसलिए व्हाट विल डू इज, क्योंकि इसका नेगेटिव चाहिए तो मैं इसको इंटेंशनली लिख लूंगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस कॉमन लेके थीटा -π/6। बोलो, ये वाली चीज समझ आई? एंड अब क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ सम एंगल को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ दैट एंगल। बोलो, चलेगा भाई? कॉस ऑफ -x इज cos x, पढ़ा हुआ है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने वो यूज कर लिया। और अब क्योंकि ये एंगल हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो आंसर आ गया थीटा -π/6। बट हमें तो वापस x पे जाना पड़ेगा, तो अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x, यानी आंसर आ गया बच्चों साइन इनवर्स x -π/6। अब x को अगर मैं पुट कर दूं 33/34 तो हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स 33/34 -π/6, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। साइन इनवर्स नहीं है, हर जगह पे ऑप्शन में क्या है, कॉस इनवर्स। यानी इस साइन इनवर्स से हमें कहां जाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स पे। अब एंगल यही सेम चाहिए बट मुझे जाना है कॉस इनवर्स पे। तो क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, अगर आपको याद हो, कि भाई कॉस इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स a हमेशा किसके इक्वल होती है, π/2 के। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स a को क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/34 एंड माइनस ये π/6 एज इट इज। बोलिए, समझ आया? अब यहां से π/2 माइनस π/6 इज π/3, तो ये आ गया π/3 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/34। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, हमें दिख रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। समझ आ गया? ध्यान से, काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, देखो ध्यान से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, रूट ऑफ 1 - x²। मैंने बताया था, इंटीग्रेशन में भी बताया था, देखो यूज हुई, उससे पहले भी यूज हुई है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या करें। सिंप्लीफिकेशन वाले ऐसे क्वेश्चन हमने किए तो हुए हैं एनसीईआरटी में या फिर एग्जाम्पलर में, बट
ये जब रूट ऑफ ऐसी चीज आ जाती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो इसलिए भूलना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ दिस प्लस साइन स्क्वायर ऑफ दिस प्लस हाफ। इसकी वैल्यू लिखनी है हमने। कैसे लिखें? देखो साइन स्क्वायर एक्स तो ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। ये एक तरह से लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ए माइनस बी और यहां भी स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। एंड ऑफ कोर्स प्लस में क्या है? हाफ। तो यहां से अगर आप ध्यान दो ये चीज बड़ी इजीली सिंप्लीफाई हो रही है। क्यों? साइन ऑफ ए प्लस बी तो हमें रटा हुआ है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड ऑफ कोर्स इसका क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर प्लस दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एंड ऑफ कोर्स इसका भी होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या लिखा हुआ है? 1/2। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस π/3 होता है हाफ, तो दिस इज 1/2 इंटू साइन एक्स एंड साइन π/3 होता है √3/2 एंड इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहां पे आ गया 1/2 साइन एक्स माइनस √3/2 साइन कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ कॉस हाफ। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें ये स्क्वायर मिस हो गया भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान से ऑब्जर्व करो ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सबको पता है ये आइडेंटिटी हम 7th में भी यूज करते थे यार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी ये आ गया 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स एंड ऑफ कॉस प्लस हाफ। ये आइडेंटिटी तो आती है अपने को, है ना? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने इसको 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू दिस इज 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 3/4 इज 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हाफ। और यहां से दिख रहा है ये लाइक टर्म्स ऐड हुई तो क्या बन गया? 3/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। और अब यहां से दिख रहा है भाई इन दोनों में से अगर मैं 3/2 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1 प्लस हाफ। तो 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी 2 और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप समझ आया होगा। तो भाई सिंपल आइडेंटिटीज यूज करके हम सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एक और मेथड भी हमें आता है। मुझे भी आता है यार। कैसे? देखो इसी क्वेश्चन को अगर हमने करना हो तो यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस π/3 और यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस π/3 एंड प्लस लिखा हुआ है हाफ। अब एक काम करते हैं, जब साइन स्क्वायर आ जाए तो एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी हमें आती है cos 2x की, एंड यूजिंग दैट आइडेंटिटी मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2। एंगल डबल हो जाता है। ऐसे चलोगे तो एंगल हाफ, ऐसे करोगे तो एंगल डबल। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी ये एंगल डबल हो गया तो क्या आ गया? 2x प्लस 2π/3 एंड ऑफ कोर्स होल अपॉन 2। एंड सिमिलरली इसको हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा यानी कि 2x माइनस 2π/3 एंड ऑफ कोर्स होल अपॉन में 2 एंड प्लस 1/4। अब यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखो हाफ यहां भी आएगा, हाफ यहां भी आएगा, हाफ यहां भी आएगा, हाफ यहां भी आएगा, यानी 1/2 एडेड 4 टाइम्स, तो क्या बन गया मेरे पास 2।
और बाकी बन गया माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो cos 2x प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 2π/3 एंड माइनस कॉस ऑफ, इनफैक्ट यहां पे भी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो ये बन गया मेरे पास, नहीं प्लस ही आएगा और यहां भी प्लस आएगा, कॉस ऑफ 2x माइनस 2π/3। माइनस तो मैं कॉमन ले चुका हूं ना, तो यहां से आ गया 2 माइनस, अब ये तो है cos 2x, अब चाहो तो यहां पे आप cos ऑफ a प्लस b लगा लो या cos c प्लस cos d लगा लो, अगेन आपकी मर्जी है। यहां से आगे फिर दो आइडेंटिटीज दो तरह के लग सकती है, मतलब दो मेथड्स हो सकते। तो सपोज अगर मैं cos a cos b लगाऊं तो ये आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a, नहीं प्लस माइनस आएगा, हाँ sin a sin b एंड प्लस cos ऑफ a माइनस b, दैट इज cos a cos b एंड प्लस sin a इंटू sin b। और यहां से भाई बच्चों अगर आप ध्यान से देखो एक मजेदार काम हुआ कि ये जो टर्म है माइनस और ये जो टर्म है प्लस, ये क्या हो गई, कैंसर। अब यहां से अगर आप ध्यान दो, दिस इज 2 माइनस, दिस इज cos 2x एंड प्लस अगर आप ध्यान से देखो ये लाइक टर्म ऐड हुई तो 2 टाइम्स cos 2x इंटू cos 2π/3 और cos 2π/3 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, याद कीजिए, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में। ये एंगल दिख रहा है पाई के नजदीक है तो इसको हम लोग लिख लेंगे cos ऑफ, भाई 2π है तो इसको क्या लिख लेंगे, नीचे 3 है इसलिए 3π माइनस 2π, सॉरी 3π माइनस पाई एंड अपॉन 3 और अपॉन 3 ऐसे लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट 1। तो यहां से दिख रहा है दिस इज 2 माइनस, दिस इज cos 2x प्लस 2 cos 2x और इंटू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, और वो हमें आता है क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये आ गया माइनस cos π/3। वैसे कईयों को cos 2π/3 की वैल्यू भी याद है, माइनस हाफ होती है, बट अगर नहीं पता है तो मैंने समझा दिया। तो ये आ गया मेरे पास भाई 2 माइनस, ये ब्रैकेट स्टार्ट cos 2x और यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू cos 2x इंटू cos π/3, तो ये आ गया हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो cos 2x माइनस cos 2x ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 0 इज 2। तो दिस इज द आंसर और यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। इज दैट ओके? तो ऐसे आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको आइडेंटिटीज रटी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसीलिए अटक जाते हैं कि हमें आइडेंटिटी नजर ही नहीं आती, और वो नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको याद ही नहीं है। तो आइडेंटिटीज बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रटी हो, और जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है, इनकी आइडेंटिटी को अगर आप एक पेज पे लिख के और रट्टा मारोगे तो इस रात को रट्टा मारो, सुबह भूल जाओगे। इसलिए इनको याद करने का तरीका है कि कुछ और करते हुए बीच में एकदम से अपने आप से सवाल करो, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है। हो सकता है आपको याद आ जाए, ना याद आए तो उसी टाइम वो काम बीच में छोड़ो और बुक में देखो कि cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है। इंसिडेंट्स से आइडेंटिटीज याद रहेंगी। जैसे आप मान लो खाना खा रहे हो पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से बात करी कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है। अब याद आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसी टाइम उठो, बीच में खाना छोड़ो और देखो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार उस टाइम मैंने ये उठा था, मैंने उस टाइम पे ये आइडेंटिटी देखी थी। तो ऐसे जब आप याद करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो आपको सारी रट जाएंगी। पेज पे लिख लिख के रट्टा मारोगे, जितनी मर्जी रट्टा मार लो, शाम को मारोगे सुबह साफ, सुबह रट्टा मारोगे शाम को साफ। तो इसलिए इनको याद करने के हमें बेटर वेज ढूंढने पड़ेंगे। इज दैट ओके? तो चलिए, एक ही क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वो कहता है साइन ऑफ हाफ ऑफ दिस थिंग। अब अगेन कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो मेथड वही है। अब ये कोई ना कोई एंगल है तो चेंज टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए हमने क्या किया, लेट्स पुट कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ 13/12 इज इक्वल टू थीटा, यानी कॉसिकेंट थीटा आ गया भाई 13/12। और अगर इसको थीटा पुट किया तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, साइन ऑफ हाफ इंटू थीटा, यानी साइन ऑफ θ/2 की वैल्यू हमने निकालनी। और ध्यान से देखो, यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि कॉसिकेंट थीटा अगर ये है
तो डेफिनेटली साइन थीटा क्या है 12/13। अब साइन थीटा और साइन थीटा बाई 2 में एक रिलेशनशिप होता है, हमें पता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और वहां से हम साइन थीटा बाई 2 पे जा सकते हैं, बट उसके लिए मुझे कॉस थीटा बाई 2 भी चाहिए होगा। जबकि अगर हमें साइन थीटा पता है तो हम कॉस थीटा बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे भाई, यहां पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करूं, ये हमारे पास सपोज थीटा है, तो ये 12 है, ये 13 है, तो बाय पाइथागोरस दिख रहा है ये 5 ही आएगा। तो कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं 5/13। और कॉस थीटा और साइन थीटा बाई 2 में सीधा रिलेशनशिप होता है। क्या होता है रिलेशनशिप? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 2। अभी भी तो करी थी हमने आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू सीधा निकाल सकता हूं, दैट इज 1 माइनस 5/13। 1 माइनस 5/13 इज 13 एलसीएम, 13 माइनस 5 इज 8 अपॉन ऑफ कोर्स भाई 13 इंटू 2 इज 26। यानी ये आ गया मेरे पास भाई 2 4s एंड 2 13s, तो ये आ गया 4/13। यानी अगर मैं साइन ऑफ थीटा बाई 2 निकालूं, क्योंकि इवन पावर है तो इसलिए इधर क्या आ गया प्लस माइनस 2/√13। अब सवाल ये उठता है पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके नेगेटिव वाली, क्योंकि कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू ये है, यानी डेफिनेटली थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, यानी माइनस π/2 टू π/2, बट क्योंकि कॉसिकेंट थीटा या साइन थीटा की वैल्यू क्या है पॉजिटिव गिवन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर थीटा फर्स्ट में है तो डेफिनेटली थीटा बाई 2 भी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो हाफ है वो तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ही होगा। और अगर थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब नेगेटिव तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। सो द आंसर इज 2/√13। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन कभी कभार जेईई में पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है राइट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 53 डिग्रीज माइनस कॉस स्क्वायर 83 डिग्रीज। बड़े अजीबोगरीब से एंगल है, बट हमें आइडेंटिटी आती है, हम वो लगाते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट जो सबसे आसान जो मुझे दिख रही है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी तो बेसिक आइडेंटिटी है 7th 8th की। सिमिलरली डिनोमिनेटर में लिख लिया कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। देखना जरा दोनों का सम क्या बनेगा? 63 डिग्री 23 डिग्री। क्या बन गया इन दोनों का सम? 90 डिग्री अपॉन 2 इज 45 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। दोनों का डिफरेंस देखना जरा क्या बना? 44 डिग्रीज अपॉन 2 किया तो 22 डिग्रीज इंटू साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। दोनों का सम क्या बना? ध्यान से देखो भाई 136 डिग्रीज अपॉन 2 किया तो क्या बना? 68 डिग्रीज इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी माइनस डी, इन दोनों का डिफरेंस क्या बना? 30 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, इनफैक्ट 2, तो अपॉन 2 किया तो माइनस 15 डिग्री। इज दैट ओके? फिर यहां से अगर आप ध्यान से देखें cos c माइनस cos d दैट इज माइनस 2 साइन। अब ध्यान से माइनस आते ही मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 किया तो 68 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 किया तो माइनस 15 डिग्रीज, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहां से अगर आप ध्यान दो, क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो ये 2 2 ये 2 और ये 2, जो कटम कटाई हो रही तो कर डालो।
अब साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू कॉस 22 डिग्रीज इंटू साइन 22 डिग्रीज अपॉन, अच्छा डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या बना मेरे पास, कॉस 68 डिग्रीज एक, साइन 68 डिग्रीज दूसरा, कॉस ऑफ -15 डिग्रीज इज कॉस 15 डिग्रीज एंड साइन ऑफ -15 इज माइनस साइन 15 डिग्रीज, और माइनस एक ऑलरेडी तो प्लस बन गया, तो ये आ गया साइन 15 डिग्री। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें दिख रहा है यार 22 डिग्रीज एंड 68 डिग्रीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी साइन 68 डिग्रीज एंड कॉस 22 डिग्रीज आर सेम। 9/10 भी करते थे हम ये वाली चीज, तो यानी ये एंगल और ये टर्म कैंसिल हो गई, सिमिलरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया 1/2 इंटू साइन 15 डिग्रीज इंटू कॉस 15 डिग्रीज। आई होप डन। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो भैया क्या बन गया मेरे पास, देखिए 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा, तो दिस इज साइन 30 डिग्रीज, और साइन 30 डिग्रीज होता है 1/2, तो यानी आंसर क्या आ गया 2, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। वैसे 15 डिग्रीज भी स्टैंडर्ड एंगल है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, इन एंगल्स पे भी वैल्यूज याद होनी चाहिए हमें, ये भी बहुत यूजफुल एंगल्स है, बट इस क्वेश्चन में अगर नहीं भी याद थी तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो हमारा आंसर यहां से आ रहा है। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे हमारी एग्जाम्पलर वगैरह में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वगैरह की भी आइडेंटिटी दी हुई है, बट यूजुअली वो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने उससे डिस्कस नहीं किया, बट अगर आपको याद है तो उससे यूं फास्टर तरीके से हो जाएगा। आइडेंटिटीज जितनी ज्यादा और जितने अच्छे से याद रखोगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट। वो कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज। तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन की डोमेन निकालनी। अब इसकी डोमेन होएगी, इसकी डोमेन एंड इसकी डोमेन, यानी ओवरऑल एफ ऑफ एक्स की डोमेन में वही पॉइंट्स आएंगे जो इन दोनों की डोमेन के कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डोमेन निकालता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया बहुत बार पहले भी, कि रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जब भी डोमेन निकालनी है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर सबको रटा हुआ है -2 से लेके और 2 के बीच में आएगा। जब भी ऐसे लेस देन इक्वल टू 0 आता है हम लोग कहते हैं छोटे वाले नंबर से लेके बड़े वाले नंबर के बीच में, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम लोग कहते हैं छोटे वाले से छोटे सारे और बड़े वाले से बड़े सारे, और और समझ आ रहा है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो इसका आंसर आता है x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो छोटे वाले नंबर से लेके बड़े वाले नंबर के बीच में। तो इसकी तो डोमेन बड़ी सीधी सी है, ये आ गई। अब आ गई कॉस इनवर्स की डोमेन। अब कॉस इनवर्स की डोमेन भी हमें पता है कि कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो क्या होनी चाहिए, -1 से लेके और 1 के बीच में। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर से x आएगा। अब सवाल ये उठता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2x से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई हमें थोड़ी पता है 2x पॉजिटिव है। इनइक्वालिटीज में आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का पता लगता है चेंज होएगी नहीं होएगी। तो इनइक्वालिटीज में ऐसे वाहियात काम हमने बिल्कुल नहीं करने की, हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें? देखो इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि ये जो बीच में लिखा हुआ नंबर है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए हमसे सॉल्व नहीं हो तो इसको तोड़ दो। दिस इज a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c, यानी a b से छोटा है एंड b फर्दर c से छोटा है, या हम कह सकते हैं b a से बड़ा है एंड b a से छोटा, c से छोटा है। समझ आई वाली? अब ये इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा, -1 की साइड चेंज करो
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि इक्वालिटी है यानी न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो यहां से आ गया x इक्वल टू -1, और अब न्यूमरेटर तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी और x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ध्यान से डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी ये आ गया मेरे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। बोलिए समझ आई वाली चीज। एंड अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहां से बन गया मेरे पास -2x, एलसीएम लेते ही तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी एंड यानी इसके साथ यहां से क्या आ गया, क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव तो है ही हमेशा, तो यानी यहां से एक ही पॉसिबिलिटी है कि x इज इक्वल टू 1 ही हो सकता है। और अब क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में 2x है, और अल्टीमेटली ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी x को क्या होना पड़ेगा इस बार, नेगेटिव। ये आ गई मेरे पास इस इनइक्वालिटी का। ये ध्यान से, ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों से यहां पे गलती हो जाती है। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड, तो मैं इन दोनों का एंड ले लेता हूं। अब जैसे ही मैंने इन दोनों का एंड लिया, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है रियल नंबर लाइन में बना लेता हूं, तो यहां पे वो कह रहा है -1, यानी ये हमने इंक्लूड करना है, और ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 मतलब हॉलो सर्कल, और ये, जबकि इस वाले केस में वो कह रहा है 1 हमने इंक्लूड करना है और लेस देन 0, यानी ये। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन, एंड यानी इसमें और इसमें जो कॉमन है, ध्यान से देखो, इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन में सिर्फ एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं ऊपर और नीचे वाले में, ध्यान से देखो। तो इट मींस अगर मैं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखूं, यानी यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, तो यहां से सिर्फ दो पॉइंट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी डोमेन, यानी इसकी डोमेन, एंड ये वाला इसकी डोमेन। तो अब हमें वो पॉइंट सोचने हैं, उतने पॉइंट सोचने, क्योंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हमने उतने पॉइंट सोचने जो इन दोनों में क्या है, कॉमन। तो क्योंकि इसमें दो ही पॉइंट्स है, 1 एंड -1, और वो दोनों इसमें आएंगे ही आएंगे, यानी कॉमन में सिर्फ दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 और -1, यानी जो f ऑफ x की डोमेन आ रही है यहां पे, अगर मैं डोमेन लिखूं तो दैट इज सेट कंटेनिंग, क्योंकि दो ही पॉइंट्स हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स, तो हम लिखेंगे ऐसे, सेट कंटेनिंग 1, -1। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज 2, और यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया है खत्म, डन। ध्यान से, बड़ी बढ़िया चीज है ये इनइक्वालिटी में बहुत बच्चे अटक जाते हैं कि ये सॉल्व नहीं होती, ये तो फिर भी कर लेते क्योंकि रेटेड चीज है। आई होप डन। चलिए फिर समझ आ गया है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे हमने वैल्यू निकालनी है साइन इंटू साइन इंटू साइन। अब प्रोडक्ट में साइन इंटू साइन इंटू साइन आ गया। अब इसकी जगह अगर ये कॉस इंटू कॉस होता तो हमें हैंडल करना आता है। अगर आप याद करो तो एक पर्टिकुलर चीज है हमारे पास कि भाई जब भी कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है जब एंगल्स डबल हो रहे होते हैं। और यहां पे आ गया लास्ट में सपोज cos 2 raised पर n माइनस 1 थीटा, मतलब एंगल्स डबल होते जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमें इवेल्युएट करना आता है। कैसे इवेल्युएट करते हैं हम लोग ये, भाई 1/2 साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा से डिवाइड और 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और यहां पे आ जाता है इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन। और ये यहां से चेंज चल पड़ती है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज साइन 4 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इज साइन 8 थीटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये चीज हमें हैंडल करनी आती है, एंड इनफैक्ट जब हम ये चीज हैंडल करते हैं तो यहां से हमारे पास जो इसका आंसर है, वैसे अगर आपको याद रखना याद रख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ 2 रेज्ड टू पावर n ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा।
ये होता है इसका रिजल्ट। ये पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में यूज किया था, बट मैंने उस टाइम रिजल्ट नहीं बताया था, तो ये रिजल्ट आपको अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हैं कि जब भी cos इंटू cos आए और एंगल्स ऐसे डबल हो रहे हैं तो हम इस वे में सीधा हैंडल कर सकते हैं। तो यानी यहां भी अगर ऐसी सी चीज बन जाए cos इंटू cos हो तो फायदा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इन सारे साइन को cos में चेंज करते हैं। अब हम लोगों को पता है भाई कि sin थीटा इज cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक काम करते हैं, हम sin पाई बाई 15 पाई बाई 32 को लिख लेते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 15 पाई बाई 32। सिमिलरली इसको हम लिख लेते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 एंड इनटू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, ऐसे लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो जरा, ये क्या बना, cos ऑफ, जैसे मैं एलसीएम लूंगा 16 पाई माइनस 15 पाई, तो ये क्या बन गया पाई बाई 32 इंटू cos ऑफ, यहां पे बनेगा 8 पाई माइनस 7 पाई यानी कि पाई बाई 16, और यहां पे आ गया cos ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें भाई 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई बाई 8। तो ध्यान से देखो क्या वो वाली चीज बनी। अब मैक्सिमम बच्चों क्योंकि 8 16 32 याद होता है, बट हमने कहा थीटा 2 थीटा 4 थीटा ऐसे, तो ध्यान से देखो अगर ये थीटा है तो ये क्या है 2 थीटा और ये क्या है 4 थीटा। नजर आ रहा है भाई? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इसको थीटा मानेंगे तो ये एंगल डबल होते जा रहे हैं ऐसे, यानी ये बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। इज दैट ओके? तो इसलिए इसका आंसर अब हमें सीधा पता है कि ये क्या आएगा मेरे पास, साइन ऑफ 2 की पावर। अब ध्यान से देखो क्या है यहां पे हमारे पास भाई, क्योंकि यहां पे ये गया है हमारे पास 3 तक, देखो ध्यान से, तो n को हमने क्या रखना है यहां पे, क्योंकि वहां पे ये 2 की पावर n माइनस 1, तो यानी यहां पे क्या है ये एक तरह से भाई 2 तक, तो n की पावर n क्या रखना है हमने 3, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, यही बनेगा अगर आप ध्यान देखो, नहीं 3 ही टर्म्स है ना, तो यानी हमें n को रखना पड़ेगा यहां पे ऑफ कोर्स 2, तभी बनेगा ये, क्योंकि n को अगर हमने रखा 3 तो 3 माइनस 1 2, तो 2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो n को हमें क्या रखना पड़ेगा यहां पे 3, तो यहां पे आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ, क्योंकि 3 ही टर्म्स है, तो साइन क्यूब ऑफ, नहीं साइन क्यूब नहीं सॉरी, साइन ऑफ 2 की पावर 3 ऑफ थीटा, और थीटा क्या है यहां पे पाई बाय 32, एंड ऑफ कोर्स अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन थीटा यानी साइन ऑफ पाई बाय 32। समझ आया ना? क्योंकि ये n टर्म्स है, तो ये कितनी टर्म्स है यहां पे 3 टर्म्स है, तो n को 3 पुट कर दिया। तो यहां से अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, देखिए जरा, साइन ऑफ, अब एंगल के अंदर ये क्या है 8, तो ये आ गया 8 4 यानी साइन ऑफ पाई बाय 4 अपॉन दिस इज 8 इंटू साइन पाई बाय 32, यानी साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 नीचे चला गया, तो 8 रूट 2 इंटू साइन पाई बाय 32, तो ये आ गया आंसर। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें ये नहीं है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये भी डी होगा मेरे ख्याल से, यही है दिख रहे हैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8 रूट 2 एंड साइन को लिख लिया 1 अपॉन कॉसिकेंट, तो ये आ जाएगा कॉसिकेंट ऑफ पाई बाय 32, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो गया खत्म। तो ये ध्यान से भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसीलिए मैंने रिजल्ट ही बता दिया एक बार पहले ही। मैं इस क्वेश्चन को अगर आप याद करो, अभी इसी क्रैश कोर्स में हमने यूज कर लिया इसको, वहां मैंने रिजल्ट ही बताया था इंटेंशनली, क्योंकि मैंने यहां बताना था। तो ये आ गया यहां पे हमारे पास रिजल्ट, जिसने याद रखना है याद रख लो, नहीं तो मैंने मेथड भी बता दिया है। बाई चांस अगर रिजल्ट में आपको डाउट हो जाए तो आप ये मेथड याद रखो, चुटकियों में रिजल्ट बन जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 30 सेकंड से ज्यादा रिजल्ट बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इज दैट ओके? तो चलिए, ये चीज भी हमें समझ आ गई, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, आ रहा है ना? तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो इसमें क्या कहता है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन एक्स कोमा वाई लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो देखो, यानी यहां से इनवर्स फंक्शन हटा के हम लोगों ने एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप ढूंढना है। तो क्या किया जाए, देखो जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है उसको एज इट इज रिटेन करते हैं, कॉस इनवर्स वाई को रिटेन करते हैं,
और इसको उठा के ले जाते हैं उधर, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई। एंड नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप ध्यान से देखो π/2 माइनस cos इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इंटू वाई। अब क्योंकि हमने साइन इनवर्स cos इनवर्स हटाना है, तो एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, हम लोग साइन ले लेते हैं दोनों तरफ पे, तो उससे होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मेरे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इंटू वाई। अब साइन ऑफ यहां पे लिखा हुआ है, ये दो एंगल्स हैं a प्लस b, तो साइन ऑफ a प्लस b आता है अपने को, क्या होएगा, दैट इज साइन a विच इज दिस इंटू कॉस b विच इज दिस प्लस कॉस a which is this thing into sin b which is this thing and is equal to sin of sin inverse xy को हम सीधा क्या लिख देंगे, x into y। ये तो आई थिंक सबको पता ही है। अब यहां से sin of sin inverse x is x, cos of cos inverse y is y and plus अब cos of sin inverse x अगर आप ध्यान से देखें तो आप सबको पता है कि अगर मैं यहां पे साइन इनवर्स x को फिलहाल के लिए मान लो पुट कर दूं अल्फा, तो यहां से दिख रहा है साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x, और अगर मैंने यहां पे देखना है कि ये लिखा हुआ है अगर अल्फा, तो ये क्या है, कॉस अल्फा, तो चाहे आइडेंटिटी यूज करो चाहे हम लोग भाई राइट एंगल ट्रायंगल यूज करें, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर लो, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ प्लस माइनस आएगा, बट क्योंकि हमें पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन की जो है वो माइनस π/2 से π/2 होती है, यानी कौन कौन से क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट या फिर फोर्थ, और दोनों में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूंगा। तो यहां पे आ गया मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली ये आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और ये दिख रहा है एक्स इंटू वाई हो गया कैंसल, और जैसे ही मैंने यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं डी, अच्छा यहां पे माइनस है तो ऑफकोर्स भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक और माइनस से कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 1, और 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए यहां से हमें दिख रहा है जो ऑप्शन डी है वो आ गया हमारा आंसर। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कहता है, लेट एफ एन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस, एक बहुत सारे ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, gn ऑफ थीटा इज दिस, देन वी हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू। अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो देखो हम fn ऑफ थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे किया जाए, देखो साइन कॉस में थोड़ा चीजें इजी होती है, तो मैं एक काम करता हूं कॉस को लिख लेता हूं 1 अपॉन, सॉरी सीकेंड को लिख लेता हूं 1 अपॉन कॉस, तो यहां पे ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और मैं जैसे ही एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट में किया बेटा तो ये दिख रहा है आई थिंक आप लोगों को, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, देन दिस इज 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, और ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा बच्चों ये मेरे पास, यहां पे प्लस मिसिंग, अभी प्लस होना चाहिए, तो दिस इज 1 प्लस कॉस 2 रेज टू पावर n थीटा ओवर कॉस ऑफ 2 रेज टू पावर n थीटा। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है कैसे, एफ एन ऑफ थीटा टर्न्स आउट टू बी, देखो इसको मैं लिख सकता हूं भाई 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देन दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, आइडेंटिटी आती है ना अपने को हाफ एंगल वाली, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, एंड सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर और एंगल आधा हो गया तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू थीटा। हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करिए मैंने, आई थिंक आप सबको आती है।
अब ध्यान से देखो 2 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? ध्यान से देखो, ये जितनी ब्रैकेट्स है उतनी बार 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट्स हैं कितनी? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये टोटल ब्रैकेट्स अगर हम देखें तो देखो ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, फिर ये कि 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर n और ये है 2 की पावर एक तरह से 0। तो हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर? दीज आर n+1 ब्रैकेट्स। यानी डेफिनेटली यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 की पावर में आएगा n+1। आई होप क्लियर? अच्छा, इनटू, अब ध्यान से देखो ये एक cos थीटा हुआ इधर कैंसिल, एक ये cos 2 थीटा हुआ इधर कैंसिल, एक ये cos 4 थीटा हुआ इधर कैंसिल, सिमिलरली एक इधर इसको कैंसिल कर देगा, तो देखो यही बनेगा। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर क्या बचा हुआ है? देखो एक तो बचा हुआ है हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, इज दैट ओके? और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बचा हुआ है? देखो ध्यान से, दैट इज cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा एंड सो ऑन इंटू लास्ट में आ गया cos 2 रेज टू पावर n-1 थीटा एंड ऑफ कोर्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म बची cos ऑफ 2 रेज टू पावर n थीटा। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, fn ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से लेकर और यहां तक देखें तो ये तो अपने को रिजल्ट ही आता है। क्या होता है इसका रिजल्ट? तो दिस इज 2 रेज टू पावर n+1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका रिजल्ट होता है हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू ऑफ कोर्स साइन ऑफ थीटा, यही होता है। एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में एक और टर्म बची हुई है, दैट इज cos ऑफ 2 रेज टू पावर n थीटा, यही बना। अब यहां से अगर आप ध्यान दो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे? देखिए, दिस इज 2 रेज टू पावर n इंटू 2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एंड दिस इज इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से अगर आप ध्यान से देखो साइन x अपॉन cos x, ये बन गया tan x, यानी इसको हम लिख लेते हैं tan ऑफ 2 की पावर n थीटा, और अपॉन डिनोमिनेटर में है 2 की पावर n इंटू साइन थीटा है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, चलेगा? और अब यहां से देखो ये गया, इधर से 2 भी गया और एक ये cos थीटा बाई 2 भी गया, यानी कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से मेरे पास ये बन गया है cos अपॉन साइन विच इज cot, तो दिस इज cot ऑफ थीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये इतना बड़ा जो हमारे को एक्सप्रेशन एक नजर आ रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। और अब यहां से अगर मैं gn ऑफ थीटा निकालूं तो ये हम लोगों को दिख रहा है, दिस इज cot थीटा बाई 2 अपॉन fn ऑफ थीटा, यानी अगर मैं इसको पुट कर दूं तो आ जाएगा cot ऑफ थीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, यानी यहां से भाई ये टर्म तो हुई कैंसिल, तो ये क्या आ गया बेसिकली 1 अपॉन tan इज cot, तो दिस इज cot ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, यानी कुल मिला के gn ऑफ थीटा सिंप्लीफाई होके इतनी सी चीज बन गई। अब अगर आप ध्यान से देखो हमने ये जो क्वांटिटी निकालनी है ये निकाल लेते हैं, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं gn ऑफ थीटा इज cot ऑफ 2 की पावर में n ऑफ थीटा। अब जो हमने निकालना है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले है g6 ऑफ पाई बाय 448, आई थिंक g6 ऑफ पाई बाय 448, तो मैं इसको पुट कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास जो लिखना है हमने g6 ऑफ पाई बाय 448 इंटू g7 ऑफ पाई बाय 448 प्लस g7 ऑफ पाई बाय 448 इंटू g8 ऑफ पाई बाय 448, यही आई थिंक, प्लस g8 ऑफ पाई बाय 448 इंटू क्या लिखा हुआ है हमारे पास g6 और g8, बिल्कुल ठीक, तो हम ठीक लिख रहे हैं, इंटू g6 ऑफ पाई बाय 448। अब जैसे मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा ध्यान से देखो तो क्या बनता जाएगा, n की जगह 6 और थीटा की जगह ये, तो ये आ जाएगा cot ऑफ 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज पावर 6 इज 64 इंटू पाई अपॉन 448 इंटू cot ऑफ 2 रेज टू पावर 7 यानी कि 128 इंटू पाई अपॉन 448 प्लस cot ऑफ
128 इंटू पाई अपॉन 448 इंटू कॉट ऑफ 128 इंटू 2 यानी कि 256 इंटू पाई अपॉन 448 एंड प्लस कॉट ऑफ 256 इंटू पाई बाय 448 इंटू कॉट ऑफ 64 इंटू पाई अपॉन 448। आई थिंक यहां तक समझ आ गया। अब ये देखना जरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 4 16 और ये आएगा 4 112 एंड 16 1 और 16 7 बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया कॉट ऑफ पाई बाय 7 इंटू, यहां पे भी ये कैंसिल होएगा देखो 64 से, तो दिस इज 64 2 और ये आ जाएगा 7 तो दिस इज कॉट ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस, अब आई थिंक सिमिलरली हमें दिख रहा है आगे ये क्या बन जाएगा, यही वाली चीज है, तो कॉट 2 पाई बाय 7 इंटू कॉट, अब ये बनेगा अगेन एक 2 वहां से बचा एक और 2 बचा, यानी कॉट 4 पाई बाय 7 एंड प्लस दिस इज कॉट 4 पाई बाय 7 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 7। यानी कुल मिला के हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए जो एंगल है वो बड़ा गंदा सा है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वैल्यू हमें नहीं पता। बट अब जब वैल्यू नहीं पता, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या होते हैं, एंगल्स। तो भाई ध्यान से देखो एंगल्स क्या है। एंगल्स हमारे पास 3 हैं, एक पाई बाय 7 है, एक 2 पाई बाय 7 है, एक 4 पाई बाय 7 है। देखो जरा एंगल्स पे कोई खासियत मिले, बिल्कुल ठीक, ऑब्जर्व कर लिया काफी बच्चों ने, तीनों का सम क्या आ रहे हैं, यानी एक तरह से बेटा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं 3 एंगल्स कह दूं तो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। और ध्यान से देखो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट a कॉट b प्लस कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब कईयों को तो ये रटा ही हुआ है, कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, आंसर ही पता लग गया होगा कईयों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो अब अगर कॉट ए कॉट बी ऐसी चीजों पे चाहिए तो मैं एक काम करता हूं यार, इस सी की साइड चेंज कर लेता हूं और टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ गया कॉट ऑफ पाई माइनस सी। अब कॉट ऑफ ए प्लस बी आपको आइडेंटिटी आती है, दैट इज कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू ऑफकोर्स कॉट ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉट सी। अब एक काम करते हैं भाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से ध्यान से देखो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखना ये इधर मल्टीप्लाई होता क्या बना, माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। और अगर मैं ये दोनों टर्म्स उठा के ले आऊं इधर, तो ये बन गया कॉट ए कॉट बी, ये इधर आया तो प्लस कॉट बी कॉट सी एंड प्लस कॉट सी कॉट ए, इधर आ गया देखो जो मुझे चाहिए। और ये -1 है, इसकी साइड चेंज कर दो तो ये क्या आ गया, 1। यानी जो हमें चाहिए था, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए थी वो है 1। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी दिस एंड हेंस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। कितनी सारी चीजें यूज हो गई देखो, ये जो रिजल्ट हमने पढ़ा अभी अभी वो भी, उसके साथ साथ भाई खतरनाक वाली चीजें भी, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी और कंडीशनल आइडेंटिटी भी। ये है भाई खतरनाक वाला बढ़िया क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ सिखाने वाला एक क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इज दैट ओके? तो चलिए, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहते हैं s इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑफ दिस सीरीज, देन tan s इक्वल्स, यानी अगेन हमारे पास एक tan इनवर्स वाली सीरीज आई है जिसको हमने ऐड करना है। अगेन क्योंकि n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, तो हम पहले 1 से लेकर n तक निकाल लेते हैं। उसके लिए क्योंकि हमने पहले भी देखा था ऐसा क्वेश्चन, तो यहां पे जो हमारे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हमने लिखना है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और नीचे हमने लिखना है 1 प्लस भाई a इंटू बी जैसी चीज। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पे 2 है तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस 1 अलग कर लेते हैं।
अब बाकी जो मेरे पास बचा वो है ये वाली क्वांटिटी, उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस 2nx माइनस एक्स प्लस 1, और ऊपर x लिखा उसको एज इट इज लिखा। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि यहां पे मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, 1 प्लस ए बी चाहिए। फैक्टर्स बनाने के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो एक चीज मेरे को नजर आ रही है डिनोमिनेटर में, दिस इज 1 प्लस देखो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस 1, दिस इज नथिंग बट nx प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक नजर आ रहा है। और ये जो दो टर्म्स बची अगर मैं देखूं इसमें से माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बन रहा है nx प्लस 1, और ऊपर क्या है x। समझ आया? अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इजीली बन रहे हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, ध्यान से देखो ओवरऑल nx प्लस 1 आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में यहां से nx प्लस 1 कॉमन गया तो ये बचा nx प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स माइनस x, और ऊपर x है तो मैं उसको क्या लिख लेता हूं nx प्लस 1, दिस इज a माइनस nx प्लस 1 माइनस x दैट इज b। तो ध्यान से देखिए ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी लिखा हुआ है और ऊपर आ गया a माइनस बी, यानी s जो है वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब जब इस फॉर्म में लिखा गया है तो यहां से हम बड़ी इजीली कह सकते हैं कि भाई दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ nx प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ nx प्लस 1 माइनस x। इज दैट ओके? अब यहां पे क्योंकि n वेरी कर रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, तो हम वेरी कराना शुरू करते हैं 1 से लेके n तक। तो सबसे पहले मैंने n को 1 रखा तो ये क्या आ गई पहली टर्म tan इनवर्स ऑफ, भाई n को रखा 1 तो ये क्या बना x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x को रखा 1 तो दिस इज x प्लस 1 माइनस x, यानी कि ये क्या आ गया tan इनवर्स 1। देन दिस इज tan इनवर्स ऑफ n को रखा 2 तो ये क्या बन गया 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n को 2 रखा तो 2x माइनस x इज x प्लस 1। देन n को रखा 3 तो tan इनवर्स ऑफ दिस इज 3x प्लस 1 और माइनस ये बन गया, अगर आप ध्यान से देखो tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x इज 2x प्लस 1। और ऐसे चलते चलते लास्ट में जब हम n पे गए तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ nx प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ nx प्लस 1 माइनस x। अब सबको ऐड करना है तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो देखो टेलीस्कोपिक सम बना और ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है और इन दोनों में से भी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें tan इनवर्स ऑफ nx प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अगेन अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा हुआ है तो इस पे मैं फिर से अगर आइडेंटिटी लगा दूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, यानी कि यहां पे आ जाएगा मेरे पास इन दोनों का, अगर आप ध्यान से देखें दिस माइनस दिस, और जब दोनों को माइनस किया तो ये क्या आ गया nx अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज nx प्लस 1। यानी ये बन गया, अगर आप ध्यान से देखें tan इनवर्स ऑफ nx अपॉन ऑफ कोर्स nx प्लस 2। इज दैट ओके? अब क्योंकि यहां पे n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मैं एक काम करता हूं, डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे n से, तो ये आ जाएगा x ओवर, यहां पे क्या बन गया x प्लस 2 ओवर n। इज दैट ओके? अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखो इसकी लिमिट ले लूं एज n अप्रोचेस इंफिनिटी तो ये आ जाएगी s की वैल्यू, और जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x ओवर x प्लस 0, यानी कि ये आ गया मेरे पास ऑफ कोर्स tan इनवर्स ऑफ 1। इज दैट ओके? और tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या आ गया ये पाई बाय 4, यानी जो s की वैल्यू है वो है पाई बाय 4, यानी tan s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास tan पाई बाय 4 विच इज 1 एंड हेंस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, देखो बहुत अच्छी सीरीज वाला क्वेश्चन है और ये बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड सीरीज दे दे वो एपी वाला या जीपी वाला और फिर उसमें अप्रोचिंग इंफिनिटी पे कर दे, तो आपको ये चीज समझ जाना है कि हम अप टू n ऐसी सीरीज का सम निकालेंगे और उस पर जैसे ही हम लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो वो जो इन्फिनिट सीरीज का सम है वो निकल जाएगा।
बहुत बार इन्फिनिट सीरीज का सम हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। Am I clear? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां वो कहता है इफ 5 sin b is equal to this thing then tan of a plus b upon tan a equals, ये रेशियो निकालनी है। और ध्यान से देखो एक रेशियो में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो मैं इस sin b को नीचे ले जाऊं तो आई कैन से sin of 2a plus b upon sin b, तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू 5, यानी कि 5/1। ये एक रेशियो दी हुई है और एक नई रेशियो पे जाना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज का फायदा हम कैसे उठाएं। दो रेशियोज इक्वल दी हुई है, यानी कुछ ऐसा सा लिखा हुआ है a/b इज इक्वल टू c/d। जैसे ही दो रेशियोज हम लोगों को इक्वल नजर आई, हमारा दिमाग थोड़ा सा घुमा और याद आया हमें क्लास 8th का एक कॉन्सेप्ट रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा हुआ है हमने। तो वहां पे हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बहुत बढ़िया, कि अगर ये दो रेशियोज इक्वल हो तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी बाय अप्लाइंग विच प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पढ़ी हुई हमने ये प्रॉपर्टी, याद आई ना, कि अगर दो रेशियोज बराबर हैं तो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियोज भी इक्वल आएंगी। तो वही सेम फंडा हम लोग यहां लगाते हैं, लेट्स अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी। तो जैसे ही मैंने लगाया तो बेटा न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास साइन ऑफ 2a प्लस बी प्लस साइन बी अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया साइन ऑफ 2a प्लस बी माइनस साइन बी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया 5 प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर में आ गया 5 माइनस 1, जो कि ऑफकोर्स कटम कटाई होकर हमें दिख रहा है 3/2 आ रहा है। डन। अब यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, आती है आइडेंटिटी, लगा दो फिर। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी/2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज 2b/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 2a, b से b तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन साइन c माइनस साइन d इज दिस इज 2 cos c प्लस d/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा मेरे पास अपॉन में 2 और ऊपर आ गया 2a प्लस 2b इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2, यानी दोनों का डिफरेंस एंड विच इज नथिंग बट 2a एंड इज इक्वल टू व्हाट 3/2। क्लियर। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो ये 2 से 2 कटा और यहां से अगर मैं देखूं तो ये भी 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ a प्लस बी इंटू ऑफ कॉस a आई थिंक, क्योंकि यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू ऑफ कॉस साइन a इज इक्वल टू 3/2। और अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें साइन अपॉन कॉस दिस इज नथिंग बट tan ऑफ a प्लस बी अपॉन, अगर मैं इस cos a को यहां पे इसके नीचे ले आऊं तो साइन अपॉन cos a इज tan a, तो ये आ गया tan ऑफ a प्लस बी अपॉन tan a एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/2। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी 3/2 और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। तो ध्यान से बच्चों, पुरानी प्रॉपर्टी का यूज करके भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ऐसे ऐसे पुरानी प्रॉपर्टीज जो हम जूनियर क्लासेस में 8th में 9th में 10th में इवन 6th 7th में भी जैसे हम जीसीडी एलसीएम पढ़ते हैं तो उनका यूज भी किया जा सकता है किसी क्वेश्चन में। तो ये मत सोचना कि हमने 8th पास आउट कर लिया अब हम सिर्फ 11th 12th पढ़ रहे हैं तो वो यूज नहीं होगा। आपने खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे देखा होगा कि जो चीजें हम लोग जूनियर क्लासेस में 6th 7th 8th में पढ़ के आते हैं उनका यूज जेई वाले करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पुराने कॉन्सेप्ट्स भी हमें आने चाहिए। आई होप डन, समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है, फॉर 0 लेस देन a लेस देन √2
कंसिडर द इनइक्वालिटी दिस, सपोज x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, देन वैल्यू ऑफ cos ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स, यानी कुल मिला के ये हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के बाउंड्स आएंगे, x के बाउंड्स आएंगे तो अल्फा और बीटा आएगा, और अल्फा और बीटा यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो कुल मिला के हमने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन a इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाए? देखो सबसे पहले मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन a दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन a को हम लोग a लिख सकते हैं प्रोवाइडेड a जो है वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, यानी प्रोवाइडेड a की वैल्यू -π/2 से लेके और π/2 के बीच में हो। क्या है ये? a की वैल्यू हमें गिवन है 0 से लेके √2, यानी 0 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1.414, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है अप्रोक्सीमेटली -1.5 से लेके 1.5 के बीच में। तो क्या जो a के बाउंड्स दिए वो इसी के बीच में आ रहे हैं? देखो ध्यान से, 0 से लेके 1.414 बिल्कुल आ रहे हैं, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये जो a है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स ऑफ साइन a को क्या लिख सकते हैं? a इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2ax, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं x स्क्वायर माइनस 2ax इज लेस देन a, बोलो चलेगा? अब इसके यहां से x के बाउंड्स निकालने हैं भाई, x में क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो तो x माइनस a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने a स्क्वायर ऐड किया है, इधर करेंगे तो इधर भी ऐड कर लेते हैं, बोलो नजर आ रहा है कि नहीं? और जब इसका स्क्वायर लेस देन दिस है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि x माइनस a की वैल्यू आएगी बेटा माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a से लेके रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a के बीच में, और x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a से लेके और a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a के बीच में, यानी डेफिनेटली क्योंकि हमें x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी ये क्या दिया हुआ है अल्फा और ये क्या दिया हुआ है बीटा। तो अब सिंपल सी चीज हमने क्या निकालना है? cos ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यानी हमने निकालना है cos ऑफ a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a इंटू ऑफ cos a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a। तो ये दिख रहा है भाई, दिस इज cos ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाली चीज। और ये दिख रहा है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है वो चला गया, तो ये क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a। तो ये कटम कटाई हुई, और आप सबको पता है, सॉरी cos इनवर्स लिख दिया मैंने गलती से, तो ये आ गया cos ऑफ माइनस a, और क्योंकि आप सभी जानते हैं cos ऑफ माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं? cos a। तो ये आ गया आंसर, और इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, और कई बच्चों ने क्वेश्चन की शक्ल देख के ही छोड़ दी। जेई में क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं छोड़ना है। कोई एक आध क्वेश्चन होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जिसकी शक्ल खराब लगती है, तो एक आध हम छोड़ देते हैं, बट मेक श्योर कि हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ें जरूर, समझे जरूर थोड़ा सा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अब भी बता रहा हूं कि आपको 20-25 सेकंड लगाने हैं क्वेश्चन पे, पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट चीज को देखना है, फिर डिसाइड करना है कि मैं करूंगा इस क्वेश्चन को या नहीं करना। इज दैट ओके? ये नहीं कि बस पलटते जाओ, नेक्स्ट 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 करते जाओ और हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो मैथ्स में ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन को अगर हमें टाइम लगाएंगे हम, तभी हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को करें या ना करें, फायदा होगा करने से या नहीं होगा। और वो हमें तभी पता लगेगा जब हम 20-25 सेकंड हर क्वेश्चन पे लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो क्या कहते हैं? Let A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this and D is equal to this, then the correct relation is। मतलब बेसिकली जो A B C D जो हमें गिवन है ऊपर, उनको हमें कंपेयर करना है। चलो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये थोड़े थोड़े सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई कर डालो। तो ये आ गया मेरे पास भाई साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3।
अब आपको दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ tan 3 को हम 3 नहीं लिख सकते ध्यान से, क्योंकि 3 जो है वो दिख रहा है tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आने वाला। tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2, और 3 जो है वो -π/2 से π/2 में नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तो tan 3 को अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग tan ऑफ π-3 तो लिख नहीं सकते, हाँ, बट tan ऑफ -π+3 तो लिख ही सकते हैं। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, देखो, क्योंकि -π इज अप्रोक्सीमेटली -3.14, +3 करेंगे तो -0.14, जो कि डेफिनेटली -π/2 से π/2 में आएगा। यानी ये अब tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ चुका है। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/3 को हम लोग लिख सकते हैं sin ऑफ -π+3। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ब्रैकेट के अंदर और माइनस बाहर आ गया तो ये बन जाएगा -sin ऑफ π-3, और sin ऑफ π-θ होता है sin थीटा, तो ये क्या आ गया? -sin3। समझ आई सिंप्लीफिकेशन? नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं b की, तो b में वो कहता है cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot 3। अब अगेन क्या मैं cot इनवर्स ऑफ cot x को मैं x लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड ये x cot की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए, और cot की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 से π, और ये नंबर जो 3 है वो डेफिनेटली 0 से π के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot 3 इज 3। समझ आ रहा है? ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट, सी की अगर हम बात करें, सी में वो कहता है साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 3, और क्योंकि cos की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π होती है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 3 को हम लिख सकते हैं 3। इज दैट फाइन? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं d की, तो d में क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, और यहां पे दिख रहा है ये 3 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगा, -π/2 से π/2 में, इसलिए यहां पे ये जो साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन ऑफ π-θ। चलेगा? अब ध्यान से देखो, π-3 क्या आ रहा है? पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, -3 0.14, तो 0.14 डेफिनेटली -π/2 से π/2 में आएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/-3 को लिख सकते हैं हम π-3, तो ये आ जाएगा cos ऑफ π-3, और क्योंकि आप सबको पता है cos ऑफ π-θ क्या होते हैं? माइनस cos थीटा, तो ये आ गया -cos 3। तो ये चारों क्वांटिटीज देखो अब सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। मुझे इन चारों क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, कौन किससे बड़ा है। अब ये कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि साइन और कॉस की बात हो रही है, तो बेटा हम लोग साइन और कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। अब जब साइन कॉस का ग्राफ बनाना है तो मैंने कहा यार y एक्सिस लो और x एक्सिस लो। अब यहां पे मार्क कर लेते हैं हम लोग, सपोज ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गया मेरे पास π/2, और ये आ गया मेरे पास पाई, ये आ गया -π/2, और ये आ गया -π, क्योंकि 3 है वो पाई के आसपास का नंबर है तो हम ऐसे ही लेते हैं। अब यहां पे हम लोग सेम स्केल पे साइन और कॉस का ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने जब साइन का ग्राफ बनाया तो ये बनेगा कुछ ऐसा सा, जबकि अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा सा। एम आई क्लियर? अब जो 3 है, जो 3 की यहां पे बात हो रही है, अगर मैं वो 3 बनाऊं तो वो आएगा लगभग यहां पे। इज दैट ओके? ये मैं मार्क कर लेता हूं सिर्फ कि यहां पे आएगा 3। अब मैं जरा कंपेयर करना शुरू करता हूं। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो cos 3 है ये तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, जो 3 पे cos की वैल्यू आ रही है वो तो नेगेटिव आ रही है, यानी ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है। और जो sin 3 की वैल्यू है, ध्यान से देखो, यहां पे sin 3 की वैल्यू दिख रही है पॉजिटिव है, यानी ये वाली वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव है, हमें पता लग गया, और ये वाली वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये हमें पता लग गया। इज दैट ओके? अब इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इधर से ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो मतलब डेफिनेटली सी या डी में से सबसे बड़ा नंबर होएगा और ए या बी में से कोई सबसे छोटा नंबर होएगा। इतना तो दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो बड़ा ही होना है। इसका मतलब मुझे एक तो कंपेयर करना पड़ेगा साइन 3 को और माइनस कॉस 3 को, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और एक मुझे कंपेयर करना पड़ेगा
cos 3 को और माइनस sin 3 को। अब ये दोनों की वैल्यूज मुझे इधर कंपेयर करनी है, इन दोनों की वैल्यूज मुझे इधर कंपेयर करनी है। तो चलिए जरा कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन कैसे हो, ग्राफ बना हुआ है। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पे ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास sin 3। पहले जरा मैं इसको कंपेयर करता हूं, इज दैट ओके? और माइनस cos 3। अब देखो ये वाली वैल्यू है मेरे पास cos 3। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू इतनी ही ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी यहां कहीं आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई माइनस cos 3 की, दिख रहा है ग्राफिकली। और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास sin 3 की। तो ये बड़ी जो वैल्यू किसकी है, माइनस cos 3 की, और छोटी वैल्यू किसकी है, sin 3 की। यानी हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि sin 3 इज लेस देन माइनस cos 3। यानी फॉर श्योर हम लोग कह सकते हैं C इज लेस देन D, या क्योंकि यहां पे ऐसे दिया हुआ है तो इसलिए हम कह सकते हैं D इज ग्रेटर देन C। और अगर D C से बड़ा है तो डेफिनेटली यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि इन्हीं दोनों में सबसे बड़ा नंबर होना है, तो मतलब डेफिनेटली मेरे हिसाब से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज द आंसर, क्योंकि डी सी से बड़ा और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। देखो ध्यान से, दिख रहे हैं भाई, ये दोनों नंबर तो वैसे ही पॉजिटिव है तो हमें दिख रहे हैं वैसे ही सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ा नंबर या तो सी है या डी है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गया। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि डी ए से बड़ा बिल्कुल है, बट ए सी से बड़ा थोड़ी है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। और यहां पे दिख रहा है कि बी डी से बड़ा वैसे नहीं हो सकता, तो ये भी गया। यानी सिर्फ इतना सॉल्व करने से हमें पता लग गया कि डेफिनेटली आंसर डी इज करेक्ट। हां, अब कोई कह दे कि सर इन दोनों को भी कंपेयर करके बता दो, तो मैं इनको भी कंपेयर कर सकता हूं। कैसे? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो एक चीज मुझे दिख रही है कि cos 3 है इतनी वैल्यू, ये वाली चीज दिख रही है, और माइनस sin 3। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मुझे एक चीज दिख रही है, ये वाली वैल्यू है sin 3 छोटी सी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे आएगा, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा माइनस sin 3। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि जो cos 3 है और जो माइनस sin 3 है दोनों नेगेटिव है, बट यहां पे जो cos 3 है दैट इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू माइनस sin 3। और अगर ये मोर नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये वाली इससे वैल्यू क्या आएगी, छोटी। यानी जो cos 3 है वो फॉर श्योर माइनस sin 3 से छोटा है। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि B इज डेफिनेटली लेस देन C। इज दैट ओके? या हम लोग कह सकते हैं कि C इज ग्रेटर देन, नहीं C लिख दिया मैंने, नहीं, B इज डेफिनेटली लेस देन A, यानी A इज डेफिनेटली ग्रेटर देन B। C मैंने गलत लिख दिया, वो A था ऊपर वाला। तो यानी A डेफिनेटली B से बड़ा है, यहां पे दिख रहा है हमारे को। तो A B से बड़ा है और D C से बड़ा है। यानी डेफिनेटली अब हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा है D, D इज ग्रेटर देन C। अब C डेफिनेटली A से बड़ा है और A डेफिनेटली B से बड़ा है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है और ये हम लोगों को दिख रहा है कहां पे है, ऑप्शन डी में। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट ओके? ग्राफ वगैरह का यूज हो गया, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा खासा यूज कर लिया और ग्राफ्स का भी। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जेई मेन के लायक है बिल्कुल, बट करना बड़े ध्यान से पड़ेगा वरना फंस जाएंगे हम लोग। आई होप डन। तो चलिए गाइस, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ tan x इज इक्वल टू √5 - 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। अरे भाई साहब, इतने बड़े बड़े एंगल, साइन ऑफ 24x, कॉस ऑफ 18x, कॉस ऑफ 6x, क्या किया जाए? अब देखो यूजुअल मेथड कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या बताया, मैथ्स में जब भी यूजुअल मेथड अटके या हमें ना सूझे तो मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। अब यहां ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए एंगल्स। और एंगल्स अगर आप ध्यान देखो बड़े बढ़िया दिए हुए, देखो ध्यान से, 18x 6x, यहां क्या है 24x। बोलो किस किस को दिख गया है यहां पे क्या करना है? काफी बच्चों को नजर आया होगा। तो इसलिए ये जो न्यूमरेटर में 24x लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 18x + 6x, एंड ऑफ कोर्स अपॉन में cos 18x इंटू cos 6x। अब यहां पे दिख रहा है साइन ऑफ a + b, तो यहां पे हमने लगा दिया साइन a इंटू cos b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड ऑफकोर्स अपॉन में कॉस 18x इंटू कॉस 6x अपॉन कॉस 18x इंटू कॉस 6x। अब यहां से दिख रहा है भाई ये हुआ कैंसल और इधर से ये हुआ कैंसल, तो ये क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस इज tan 18x प्लस tan 6x। यानी थोड़ा तो ठीक हुआ, जो पहले तीन तीन एंगल्स आ रहे थे अब दो आ गए। बट अगेन यहां पे जो वैल्यू पता है वो tan x की पता है, और यहां पे क्या रहा है tan 6x tan 18x, मतलब एंगल को 6 टाइम्स करना है। 6 टाइम्स तो नहीं करना आता, हां बट हमें 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करना आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, यानी tan x से हम लोग tan 2x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब tan 2x सबको पता है, दिस इज 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि ये आ गया 2 इंटू √5 माइनस 2 ओवर 1 माइनस √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या बन गया, देखना जरा एक बार भाई, 5 प्लस 2 माइनस आई थिंक 4√5, यही बन रहा है। तो यहां से दिख रहा है दिस इज 2 इंटू √5 माइनस 2 अपॉन ये बनेगा 5 प्लस 2 7, तो 1 माइनस 7 इज माइनस 6 माइनस 4√5। आई थिंक यही आ रहा है, नहीं माइनस माइनस दिस इज प्लस, इज दैट ओके। तो यहां से बन गई ये वाली चीज। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस 7 तो ये बना माइनस 6, ठीक है जी। तो यहां से अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 2 इंटू, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, दिस इज √5 माइनस 2 अपॉन में आप ध्यान से देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2√5 माइनस 3, तो ये हो गया कैंसिल। यानी यहां से हम लोगों को बच्चों नजर आ रहा है दिस इज √5 माइनस 2 ओवर, ठीक लिखा है ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कुछ बच्चे बीच बीच में बोल रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, देखना जरा भाई। tan 2x इज 2 tan x, तो ये आ गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा ओहो, यहां पे 4 आएगा भाई, यहां पे 4 आएगा, तो 5 और 4 9, तो ये क्या बनेगा यहां पे -8, और यहां से अब यहां पे क्या कॉमन आएगा, हाँ ये मेरे से गलती हो गई, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। तो यहां पे बन गया, अगर आप ध्यान से देखो 2 इंटू √5 माइनस 2 अपॉन, भाई यहां से 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया √5 माइनस 2। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, 1/2। देखो कितनी बढ़िया वैल्यू आ गई, tan 2x आ गया। अब एक काम करते हैं, 2x से 6x पे जाना आसान है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें tan ऑफ 6x को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 3 इंटू 2x, यानी एक तरह से tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा की आइडेंटिटी हमें आती है, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आसान सी वैल्यू है, तो 1/2 पुट किया तो ये आ गया 3/2 माइनस इसका क्यूब किया तो ये आ गया 1/8 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर किया तो 1/4 विच इज 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये आ जाएगा मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 12 अपॉन 8 माइनस 1/8, यानी कि क्या आ गया 11/8 अपॉन 1 माइनस 3/4 इज 1/4, यानी ये 4 आ गया नीचे, ये 8 आ गया नीचे यहां पे इसके 1 के साथ, और ये 4 चला गया यहां पे, तो 4 2 जा, तो आंसर क्या आ गया 11/2। यानी ये जो इतनी खतरनाक सी वैल्यू दिख रही थी वो तो क्या आ गई 11/2। और जब tan 6x आ चुका है तो अब तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारा क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि tan 18x को भी सिमिलरली हम लोग क्या लिख लेंगे 3 इंटू 6x, एंड अगेन अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटी, और अब मैं यहां पे लिख दूंगा 3 इंटू ऑफकोर्स tan थीटा दैट इज 11/2, तो 3 इंटू ऑफकोर्स 11/2, तो दैट इज 33/2 माइनस इसका क्यूब किया तो मेरे पास आ गया 121 अपॉन 8 इंटू ऑफकोर्स 11, क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे 1331 होता है हम सबको पता है, बट निकालने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर, यानी कि 121 अपॉन 4। अब यहां से अगर आप ध्यान देखो कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही है, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो यहां से 8 तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 33 इंटू 4 माइनस 121 इंटू 11 अपॉन ऑफकोर्स ये आ गया 8 इंटू,
यहां से बन जाएगा 4 माइनस, ये आ गया 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3 एंड ये वाला, और जो अपॉन में 4 है वो चला गया भाई यहां पे ऊपर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, कैसे वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है देखो, तो 4 इंटू 11 कॉमन, और यहां पे बच जाएगा मेरे पास भाई, ये 4 तो पहले ही था, यहां पे बच जाएगा 11 कॉमन, तो 11 इंटू 3, तो 4 3 था, क्या आ गया मेरे पास 12 माइनस दिस इज 121 अपॉन, यहां पे आ गया अगर आप ध्यान से देखें 8 इंटू माइनस बाई 359। इज दैट ओके? तो अब आई थिंक हम ये इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। किससे कैंसिलेशन हो रही है अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज 4 2 और यहां से अगर आप ध्यान से देखें और कोई कैलकुलेशन मेरे ख्याल से कैंसिलेशन हो रही है 2 से 121, तो ये तो ऑड आ रहा है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास आएगा 359 और ये एक 2 बचा हुआ है, तो यहां पे हमारे पास आई थिंक ये वाली चीज आ चुकी है। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस प्लस दिस विल गिव यू द आंसर। एंड आई थिंक दोनों को अब ऐड करना, तो एलसीएम लेके सीधा सॉल्व भी करना यार, आई थिंक कर लोगे ना, सिंपल सी चीज है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आंसर आ गया सी, दिए हुआ है मैंने, तो ये आप अपने आप पूरा कर सकते हो। आई होप डन। देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा था ये, बट जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन करी टक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फायदा है ऑब्जर्वेशन करने का, इसीलिए मैथ्स में बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं जेई के पेपर में, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पे काम ही नहीं करते। वो कहते हैं सर रटवा दो, हमें फॉर्मूले बता दो, ये बता दो, क्वेश्चंस करा दो, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें हम लोग तो शायद बात बन जाएगी। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा काम नहीं करती, इवन बोर्ड्स में भी नहीं कर रही है। नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यानी आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम तोड़ें। तो प्रैक्टिस से एक फायदा जरूर होता है कि जो रिजल्ट्स हमें याद नहीं हो रहे वो रिजल्ट्स याद हो जाते हैं, बट इसके साथ साथ मेन फायदा तभी होता है जब हम कंसेप्चुअल डेप्थ पे जाते हैं, जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन पे काम करने हैं, जब हम अपने ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और ब्रेन डेवलप तभी होता है जब हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये नए क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिनमें मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन छांट के लाता हूं कि सारी आपकी ऑलमोस्ट रिवीजन भी हो जाए और अच्छे क्वेश्चंस का, आपको नए क्वेश्चंस का एक्सपोजर भी मिले कि हमने सोचना कैसे। इज दैट ओके? तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे हमने ऑब्जर्वेशन बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी अब मैं वाइंड अप करता हूं। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू ऑल सून।